हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सीपी सर की क्लास में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान का सिलेबस पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम आपका जो थर्ड चैप्टर है, नियोजित विकास की राजनीति, स्वतंत्र भारत की राजनीति नामक पुस्तक के अंदर उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यदि आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को अटेंड कीजिए। उसके बाद में आप इस क्लास को अटेंड करें तो आपको चैप्टर है वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और आप इन सब को नोट्स फॉर्म में भी अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आगे देखिए, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या था? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया। यानी ये थे 1960 के दशक में हरित क्रांति के जनक थे पूरे विश्व में। नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें हम हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं पूरे विश्व में। भारत के अंदर जो हरित क्रांति के जनक है वो हम मानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। अब हरित क्रांति क्या, देखिए। तो हरित क्रांति खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए की गई थी, जिसमें विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े कम मूल्य पर देना शुरू किया, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि आखिर हरित क्रांति है क्या। तो आप देखिए, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि हरित क्रांति के अंदर क्या किया गया। खेती के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए, विशेषकर कौन सी फसल में? एक तो गेहूं और एक धान की फसल यानी चावल के अंदर। अब देखिए सरकार ने क्या किया। उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ और बेहतर सिंचाई सुविधा, ये सारी चीजें सरकार ने उपलब्ध करवाई। वो भी बहुत कम मूल्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हमने हरित क्रांति के अंतर्गत ये कदम उठाए। अब हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था, यानी हरित क्रांति भारत में लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई। कहने का मतलब, खाद्यान्न के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत की। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र में जो श्रमिक थे उनको रोजगार देना था। गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, ये हरित क्रांति के मुख्य क्या थे? उद्देश्य थे। अब देखिए, हरित क्रांति से अगर प्रश्न आए तो इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी है कि हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम क्या है। तो देखिए, एक तो इसमें क्या हुआ, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। ठीक है। दूसरा, इसमें दोहरी फसल प्रणाली, यानी एक वर्ष में एक के बजाय हम दो फसल उत्पादित कर सकते थे। उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, जिसमें उत्पादन है वो काफी बड़ी मात्रा में इंक्रीज हुआ। फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। यानी हरित क्रांति से जो गेहूं और चावल है उनके उत्पादन में अभूतपूर्व कई गुना वृद्धि हुई। किसानों को लाभ हुआ। किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से लाभ हुआ, जिनमें इनको बड़े कम मूल्य के ऊपर जो हाइब्रिड बीज थे, उर्वरक थे, मशीनें थी, ये सरकार ने उपलब्ध करवाई। आगे सकारात्मक परिणाम क्या है? औद्योगिक विकास भी हुआ। हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया। यानी खेती में जो मशीनरी उत्पाद है वो काफ़ी यूज में आने लगे, जिनमें ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, कंबाइन है, डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, पंपिंग सेट है। इन सब की जो मांग है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ी हरित क्रांति के अनुरूप। फिर देखिए, एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च क्या है। ये उच्च कोटि के बीज है वो उपलब्ध करवाए थे इस संस्थान ने, जिनमें चावल है, गेहूं है, बाजरा है और मक्का है। तो ये जो संस्था थी, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब देखिए, हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक परिणाम भी थे। वो क्या थे वो हम देखते हैं। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम, गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रही। कहने का मतलब ये है
कि हरित क्रांति में कुछ चुनिंदा जो फसलें थी जिनमें गेहूं है, चावल है, उनका उत्पादन बढ़ा। दूसरी फसलें थी जिनमें कपास है, जूट है, चाय है और गन्ना है, इन पर ध्यान नहीं दिया गया। अब इसमें क्षेत्रीय असमानताएं भी थी। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ कि जो पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन तीन इलाकों को, यहाँ के रहने वाले किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में फायदा हुआ, क्योंकि हरित क्रांति के अंतर्गत जितनी भी चीजें थी, जिनमें जो बेहतर सिंचाई है, हाइब्रिड बीज है, रासायनिक जो उर्वरक है, इन सब का प्रयोग इन्हीं स्थानों पर किया गया था। तो यहाँ के किसान है, उनकी स्थिति काफी समृद्ध हुई और देश के बाकी हिस्सों के जो किसान थे वो पिछड़े रहे। इसमें रसायनों का अधिक उपयोग हुआ। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों हेतु कीटनाशकों और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु बार बार एक ही फसल चक्र को अपनाने से जो मृदा की गुणवत्ता थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। बेरोजगारी कैसे बढ़ी देखिए, पंजाब को छोड़कर कुछ हद तक हरियाणा में हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी बढ़ा दी। यानी जो काम पहले खुद जो मजदूर करते थे, अब वो काम मशीनों से होने लगे। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण क्या हुआ, जो कैंसर है, गुर्दे का फैल होना, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर जो स्वास्थ्य बीमारियां हैं वो भी काफी क्या हुई, विकसित हुई। निष्कर्ष क्या है, कुल मिलाकर हरित क्रांति कई विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक रही। यह कृषि में उस वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूलन और स्थानांतरण का प्रतिनिधित्व करती है जिसे औद्योगिक देशों ने पहले ही अपने यहाँ विनियोजित कर लिया था। आगे चलते हम पढ़ते हैं श्वेत क्रांति के बारे में कि श्वेत क्रांति क्या है। तो देखिए, गुजरात का आनंद शहर दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक है वो इस सिटी से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम शुरू किया, अमूल के नाम से एक सहकारी आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, अमूल का जो प्लांट है वो गुजरात के शहर आनंद से। अब देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, जिनका नाम क्या था, वर्गीज कुरियन था। आप ध्यान रखिए, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है, वर्गीज कुरियन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की स्थापना की और इन्होंने अमूल की भी शुरुआत की। और गुजरात का एक शहर है आनंद, सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल है वो इसी शहर में कायम है। और इस मॉडल को हम श्वेत क्रांति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे देखिए, 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो 1970 में एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सरकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। ऑपरेशन फ्लड जैसे सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम में डेयरी के काम के विकास के माध्यम से एक और रूप अपनाया गया ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर क्या हो सके, प्राप्त हो सके। और ग्रामीणों को अगर रोजगार मिलेगा तो उनकी आमदनी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सहकारी दूध उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है और इसमें महिलाओं की संख्या भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं आपको कि जो हरित क्रांति है वो तो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है और नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए, विकास का केरल मॉडल क्या है, तो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो तरीका अपनाया हम उसे केरल मॉडल कहते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। एक व्यक्ति थे जेसी कुमारप्पा, उनको भी आप बड़ा ध्यान में रखना। जेसी कुमारप्पा कौन थे, जेसी कुमारप्पा गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया। अब जेसी कुमारप्पा गांधीवादी व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो, जो ग्रामीण औद्योगिकरण है उस पर ज्यादा जोर दीजिए। चौधरी चरण सिंह, ये भी बहुत बड़े किसान नेता थे। इनका क्या मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात है वो प्रभावशाली तरीके से किसने उठाई थी, चौधरी चरण सिंह ने उठाई थी। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था
कि योजना आयोग जो संस्था थी भारत में, उसे की जगह अब एक नई संस्था है जिसका नाम है नीति आयोग। तो ये नीति आयोग क्या है वो आप देखिए। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का गठन कब होता है? नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त वर्तमान में सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में अगर पूछें, इसके एक और पदाधिकारी होते हैं जिनका नाम है उपाध्यक्ष। वो कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी है। एक संचालन परिषद होती है इसमें, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो यूटी है उनके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसमें एक क्षेत्रीय परिषद होती है जिसमें विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ व्यवस्था इसमें किसकी है? देखिए, अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में बारी बारी से 2 इसमें क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। अब पदेन सदस्यता कैसे मिलती है? तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। एक इसका होता है सीईओ, किसका? नीति आयोग का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है। और अब देखिए, टीम इंडिया हब क्या है? तो राज्यों और केंद्र के बीच एक इंटरफेस का काम करता है टीम इंडिया हब। और ज्ञान और नुमस हब क्या है? नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति काम करता है, यानी सोचने का काम करता है कि किस प्रकार इसमें नीतियों का निर्माण करना है। अब देखिए, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना, राज्य समन्वय को बढ़ावा देना, योजना आयोग की केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना और भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना, राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाना। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है? वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। आगे चलते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है? तो योजना आयोग तो एक गैर संवैधानिक निकाय था। स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और ये सोवियत मॉडल पर काम करता है और इसमें केंद्र की भूमिका क्या होती है? प्रमुख होती है। नीति आयोग में इनमें डिफरेंस ये है कि नीति आयोग भी एक क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है और केंद्र और राज्य की भूमिका इसमें अग्रणी होती है और सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी भूमिका इसमें क्या होती है? शामिल होती है। एक होती है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब होती है? 1952 में। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया और यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है, यानी उनकी देखरेख करती है। और इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। किसके अध्यक्ष? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। तो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद में जो भारत के प्रधानमंत्री है, राज्यों के मुख्यमंत्री है और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक हैं, योजना आयोग के सदस्य हैं और कैबिनेट के मंत्री है, ये सारे इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आपका जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास है, ये चैप्टर है वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, फैमिली के साथ में, और अपना जो स्नेह है वो हमारे चैनल के प्रति बनाए रखें। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।